नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 5वें चरण का मतदान हो चुका है और 5वें चरण के मतदान के बाद 400 से ज़्यादा सीटों पर वोट पड़ चुके हैं। चुनाव के नतीजों की आहट जैसे जैसे सुनाई दे रही है और उसकी ध्वनि, उसकी गूंज जो है लगातार तेज होती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक समीकरण बदलने के संकेत मिल रहे हैं। आज आपको 2 बयानों और एक घटनाक्रम पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। 2 बयान हैं, एक शरद पवार का बयान, एक ममता बनर्जी का बयान। ममता बनर्जी के बयान का वैसे जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन दूसरे संदर्भ में आज उसकी बात करूँगा। पहले शरद पवार का बयान। शरद पवार के बारे में आप उनके खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक बात नहीं बोल सकते कि उनको राजनीति की समझ नहीं है। उनको राजनीति की बहुत अच्छी समझ है और चुनावी राजनीति की और अच्छी समझ है। भले ही उन्होंने चुनावी राजनीति में कुछ बहुत ज़्यादा अचीव न किया हो, कांग्रेस में रहते हुए भी और कांग्रेस से अलग पार्टी बनाकर भी 2-2 बार कांग्रेस छोड़ चुके हैं, तो उनका रिकॉर्ड अगर इलेक्टोरल रिकॉर्ड देखें तो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद चुनाव जो है वो जीतने के बहुत से कारण होते हैं। नेतृत्व की क्षमता, उसकी विश्वसनीयता, संगठन, ये सब मिलकर आपको चुनाव जिताते हैं। शरद पवार के साथ जो है उनका नेतृत्व है, केवल उसकी विश्वसनीयता नहीं, और संगठन उस तरह से नहीं रहा, तो इसलिए उनको बहुत बड़ी सफलता मिली नहीं कभी। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया, और ये ध्यान रखिए चुनाव के बीच में बयान दिया है कि नतीजा आने के बाद 4 जून के बाद कई छोटी पार्टियों का विलय हो जाएगा कांग्रेस पार्टी में। तो एक तो उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में स्पष्ट कर दिया कि उसका वजूद खत्म होने जा रहा है। 4 जून के बाद एनसीपी का जो उनका धड़ा है उसका विलय कांग्रेस पार्टी में होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है, क्या ज़रूरत है, 4 जून के बाद ही क्यों? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले एक नए सिरे से जो है पॉलिटिकल अलाइनमेंट होगा? इसकी बात नहीं की। 4 जून के बाद, इसका मतलब वो इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं 4 जून को जो नतीजा आएगा उसमें कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिलेंगी कि उसका नेता प्रतिपक्ष बन सके। 2019 में कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि एनसीपी का मर्जर हो जाए कांग्रेस पार्टी में, तो कांग्रेस पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल जाए। अब शरद पवार ये जो बात कह रहे हैं इसलिए कि जिससे छोटी पार्टियां मिल जाएंगी तो कांग्रेस का जो 55 सीटों से कम का आंकड़ा होगा उसको पूरा किया जा सके। तो वो कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं, तो जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन की, कांग्रेस पार्टी के हित की बात करेंगे। तो चुनाव का नतीजा शरद पवार ने बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी को जितनी सीटें मिली थी, यानी 52 सीटें, 53 सीटें और 55 सीटें जो चाहिए नेता प्रतिपक्ष का दर्जा हासिल करने के लिए, उससे कम मिलने जा रही हैं। तो अब बाकी सीटें किसको मिलने जा रही हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, उन्होंने जो दावा भी किया, जो एमवीए की जीत का दावा किया 48 सीटों में से, वो मैक्सिमम दावे में भी, आमतौर पर दावे में आदमी जो है थोड़ा बढ़ चढ़कर नेता दावा करता है, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए, अपने विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को निरुत्साहित और हताश करने के लिए, उनको थोड़ा दबाव में डालने के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करता है, बड़ा दावा करता है 24 सीटों का। 24 सीटों में उनकी पार्टी की कितनी होगी वो बता नहीं पाए। 8 सीटों से ज़्यादा कभी शरद पवार की पार्टी को लोकसभा की सीट मिली नहीं एनसीपी को। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विभाजित एनसीपी कितनी सीटें जीत सकती है। तो महाराष्ट्र का भी नतीजा उन्होंने बता दिया कि महाराष्ट्र में भी जो है उनके गठबंधन की हालत बहुत अच्छी नहीं है। ये जो दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी की, एनडीए की सीटें बहुत ज़्यादा कम होने जा रही हैं महाराष्ट्र से, शरद पवार इशारा कर रहे हैं कि इस गलतफहमी में मत रहिए। जाहिर है कि वो बीजेपी के विरोधी हैं, तो बीजेपी के पक्ष में तो नहीं बोल सकते, तो ये नहीं कह सकते कि बीजेपी को उतनी ही सीटें मिलेंगी या बढ़ जाएंगी। लेकिन बीजेपी को, यानी एनडीए को, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने जा रहा है। मेरा मानना है कुछ नुकसान होगा, और इसमें सबसे कमज़ोर कड़ी एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। उसको जितनी सीटें मिली हैं उतनी मिलनी नहीं चाहिए थी, गठबंधन में ज़्यादा सीटें मिली हैं, और उसके लिए उन सब सीटों को बचाना, यानी उन पर जीतना बड़ा कठिन है।
ये बात हुई महाराष्ट्र की और शरद पवार की। दूसरा बयान ममता बनर्जी का, जिसका जिक्र पहले भी मैंने एक वीडियो में किया था। उन्होंने कहा अगर इस गठबंधन की यानी इंडी अलायंस की सरकार बनी तो वो बाहर से समर्थन देंगी। अब इसका मतलब आप समझिए, एक तो उन्होंने मान लिया है इंडी अलायंस की सरकार नहीं बन रही है, दूसरा उन्होंने चुनाव के बाद का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके लिए पहले से पोजीशनिंग शुरू कर दी है। वो इंडिकेशन एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को दे रही है, संकेत भाजपा को दे रही थी कि वो भाजपा के साथ भी आ सकती है। ममता बनर्जी बहुत संकट में है। उनको मालूम है कि 4 जून के बाद अगर जिस तरह से 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा हुई थी, उस तरह की हिंसा हुई तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2 साल बाद है। 2 साल का चुनाव उस स्थिति से निपटने के लिए बीजेपी को राष्ट्रपति शासन में काफ़ी है। और एक संदेश जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच जाएगा कि बीजेपी जो है कड़ा एक्शन लेगी। और बीजेपी नेताओं के आप भाषण सुनिए कि जो संदेश खाली में हुआ है, संदेश खाली की माताओं बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ है उसको भाजपा भूलेगी नहीं, उसके दोषियों को भाजपा छोड़ेगी नहीं। और प्रधानमंत्री खुद बोल चुके हैं कि मैं गारंटी लेता हूं, न्याय दिलाऊंगा आपको। तो इससे जो संकेत जा रहा है उसको ममता बनर्जी ने समझ लिया है। तो उनको ये समझ में आ गया है कि अगर आगे की राजनीति करनी है, खासतौर से अगर उनको मुख्यमंत्री भी बने रहना है, तो केंद्र से बनाकर चलना पड़ेगा। इसलिए एनडीए से बनाकर चलना पड़ेगा, मोदी के साथ चलना पड़ेगा। तो जो मॉडल नवीन पटनायक ने पेश किया उस मॉडल पर चलने के लिए ममता बनर्जी मन बना रही हैं, संकेत दे रही हैं। अब ये बीजेपी के पाले में गेंद है कि बीजेपी उनका साथ लेती है कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ममता बनर्जी का साथ लेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। और इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी, फिर कह रहा हूं, कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर पश्चिम बंगाल में उभरेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। ममता बनर्जी दूसरे नंबर पर होंगी और फासला काफ़ी होगा। तो इसलिए जो है ममता बनर्जी पहले से पोजीशनिंग कर रही, उनको मालूम है। और उन्होंने अपने बयान में एक बात और कही थी कि वो उस सरकार में शामिल नहीं हो सकती जिसमें सीपीएम है और पश्चिम बंगाल की कांग्रेस होगी। तो किससे दूर जाएंगी, किसके खिलाफ होंगी, ये बड़ा स्पष्ट कर दिया। किसके साथ होंगी ये स्पष्ट नहीं किया उन्होंने, इसको खुला छोड़ दिया है। अब जाहिर है कि वो जब तक बीजेपी की ओर से कोई संकेत नहीं मिलता सकारात्मक, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं। तो ये चुनाव के नतीजे का अंदाजा इंडी गठबंधन के साथियों को लग गया है। तीसरी घटना की बात कर रहा हूं जिसकी ओर बहुत कम लोगों का ध्यान गया या उसकी चर्चा तो बिल्कुल नहीं हो रही है, तो वो है दक्षिण की पार्टी डीएमके। एमके स्टालिन मुख्यमंत्री है। आप देखिए कि एमके स्टालिन की पार्टी को, डीएमके को, पूरे नॉर्थ और वेस्ट और ईस्ट में जो है कहीं भी इंडी गठबंधन की रैलियों में बुलावा नहीं आया। उसकी वजह है उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन का बयान जो उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ दिया था। इंडी गठबंधन के अंदर के लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी और आरजेडी दोनों का मानना है कि अगर स्टालिन को बुलाया तो उसका नुकसान होगा। यानी सनातन धर्म के खिलाफ जो बयान दिया उदयनिधि स्टालिन ने, उसका नुकसान होगा। वो नुकसान उठाना नहीं चाहते, इसलिए साथ दिखना नहीं चाहते, कम से कम चुनाव रैली में। तो ये बात एमके स्टालिन को समझ में आ रही है कि पूरे नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उनकी पार्टी की इस गठबंधन में कोई भूमिका नहीं है। आप देखिए एमके स्टालिन का कोई बयान नहीं आया। एमके स्टालिन के बारे में इंडी गठबंधन के, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, कोई बयान नहीं दे रही। और कांग्रेस पार्टी को यह आशंका है कि एमके स्टालिन चुनाव के बाद एनडीए के करीब जा सकते हैं, क्योंकि एमके स्टालिन को मालूम है कि अगर राज्य में सरकार चलानी है तो केंद्र से अच्छे संबंध बनाकर रखना पड़ेगा। और उन्होंने देखा है कि एनडीए से अलग रहने पर 2019 से 2024 के बीच में इतनी लोकसभा सीटें होने के बावजूद उनकी पार्टी की कोई राष्ट्रीय भूमिका नहीं रही। तो वो चाहेंगे कि उनकी पार्टी की राष्ट्रीय भूमिका हो, और वो तभी हो सकती है जब वो
नरेंद्र मोदी और एनडीए के साथ रहें। इसके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस ओर सोचना शुरू कर दिया है। दूसरा खतरा एमके स्टालिन के लिए है अन्नामलाई की बढ़ती ताकत और जिस तरह से वो बीजेपी का विस्तार कर रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी का जनाधार बढ़ा रहे हैं। उनको लगता है कि इससे पहले कि अन्नामलाई की ताकत बढ़े, उनका जनाधार बढ़े और भाजपा को वो और ज़्यादा मजबूत कर पाएं, उससे पहले विधानसभा का चुनाव करा लिया जाए और जीतकर अपने बेटे को गद्दी सौंप सके। इसके लिए उनको एनडीए के नज़दीक आने की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो चुनाव का नतीजा अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी के अलायंस पार्टनर्स को तो छोड़िए, जो इंडिया अलायंस के यानी कांग्रेस के अलायंस पार्टनर्स हैं, उनके बीच में ये चर्चा, ये विचार विमर्श शुरू हो गया है कि आगे की रणनीति क्या हो। यानी कांग्रेस के साथ रहने में फ़ायदा है या बीजेपी के साथ रहने में फ़ायदा है। तो इन पार्टियों को लग रहा है कि कांग्रेस के साथ रहने में कोई फ़ायदा नहीं है, न तो हमारे जो है राज्य की राजनीति की दृष्टि से फ़ायदा है और न ही राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से फ़ायदा है, न तो राज्य के विकास की दृष्टि से फ़ायदा है और न ही राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कोई बड़ी भूमिका होने वाली है। तो इन बयानों पर ध्यान दीजिए, एमके स्टालिन की चुप्पी पर ध्यान दीजिए। ये सब एक कहानी कह रही हैं। इन सब को एहसास हो चुका है कि सरकार किसकी बन रही है। ये जो बड़े बड़े दावे पिछले 2-3 दिन से इंडिया अलायंस के पार्टनर्स करने लगे हैं, अखिलेश यादव बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में 80 में से 79 सीटें जीतेंगे और तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है अब तक 300 सीटें जीत चुका है। इन सब हवाई दावों में कोई दम नहीं है। ये हारे हुए खिलाड़ियों का शेख चिल्लीपना है कि बड़े बड़े दावे करो, उसमें कुछ लोग शायद भरम में आ जाए। तो जिन सीटों पर मतदान हो चुका है उन्हीं के अनुसार जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन बहुमत का आंकड़ा काफ़ी बड़ी संख्या से पार कर चुका है। उसके गठबंधन की 400 सीटें आएंगी कि नहीं, ये निर्भर करेगा, फिर कह रहा हूँ, 3 राज्यों में बीजेपी के गठबंधन के साथियों की परफॉर्मेंस पर, बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इन 3 राज्यों में गठबंधन के साथी यानी एनडीए के साथी कैसे उनकी परफॉर्मेंस रहती है, इस पर निर्भर करेगा कि एनडीए 400 पार करेगा कि नहीं। लेकिन मेरा अब भी मानना है, शुरू से जो बात कह रहा हूँ, बीजेपी अपने अकेले दम पर 340 से 350 सीट लेकर आएगी। ये जो दावे किए जा रहे हैं बड़े बड़े, राहुल गांधी अगर रायबरेली की सीट बचा लें तो उनके लिए उपलब्धि होगी। इसी तरह अखिलेश यादव के लिए कन्नौज और मैनपुरी बचा लेना ये बड़ी उपलब्धि होगी। तो चुनाव का नतीजा आने से पहले भाजपा के और एनडीए के विरोधियों को चुनाव का नतीजा मालूम हो चुका है। उसके हिसाब से पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की थिंकिंग शुरू हो चुकी है और ये थिंकिंग आपको और स्पष्ट नजर आएगी 4 जून के बाद। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।